डेविल से शादी। मिता गेट से अंदर तो जाती है, लेकिन गार्डन में ही खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब आगे क्या किया जाए। तभी मिता को पाइप दिखता है। मिता एक नज़र पाइप को देखती है, फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस को, फिर अपने मन में बोली, यही डिसएडवांटेज है इस ड्रेस की। पता नहीं लड़कियां पहनती क्यों हैं इसे। इस ड्रेस में ना तो ढंग से भाग सको और ना ही किसी पाइप पे चढ़ सको। अभी मैंने अपने प्यारी प्यारे कपड़े पहने होते तो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाती। अब आगे मिता को जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो हॉल से ही घर जाने का सोचती है और साथ ही भगवान से प्रे करती है कि कोई उसे ना देख ले, वरना हजारों सवालों का जवाब वो कैसे देगी। वहीं लिविंग हॉल में इस वक्त अंश और निमी को छोड़ के पूरा परिवार बैठा हुआ था। पंकज और माला भी बाहर से घूम के आ चुके थे और इस वक्त उन सभी की बात का टॉपिक आहूजा मेंशन में होने वाली पार्टी थी, क्योंकि उन्होंने घर के सभी को अलग अलग और स्पेशली इनवाइट जो किया था। दादी जी राघव जी की तरफ देखते हुए बोली, राजेश अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी पहले तो कभी ऐसे नहीं मनाया था, इस बार ऐसा क्या है जो घर में सभी को अलग अलग बुला रहा है। दादी जी ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि पहले हमेशा नेहा अपना बर्थडे किसी दूसरे कंट्री में अपने दोस्तों के साथ मनाती थी, लेकिन इस बार उसका बर्थडे इस तरीके से मनाया जा रहा था। दादी जी की बात पे राघव जी बोले, इस बार वो यहीं हैं तो पार्टी ऐसे सेलिब्रेट करने का सोचा होगा। हाँ, पर कौन कौन जाएगा? बच्चों का तो पता है ना, उन्हें कभी ऐसी पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगा। काव्या जी बोली। माला भी वहीं थी, इसीलिए काव्या जी के बोलने के तुरंत बाद ही बोल पड़ी, यस डैड, और मुझे आपके दोस्त की बेटी पसंद भी नहीं है। माला की बात पर राघव जी उससे बोले, माला एटलीस्ट तुम तो ये मत बोलो, कम से कम मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद कर सकता हूँ। तुम ही ऐसे बोलोगी तो बाकियों का क्या? मिता और आदि भी मना कर देंगे और अंश तो अपनी ही करता है, मेरी कहाँ सुनने वाला है। सर को भी अलग से इनविटेशन आया है और चांसेस है कि सर जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी कंपनी के साथ एक डील साइन हुआ है। पंकज ने राघव जी की बात पर कहा। ये सुनते ही राघव जी माला से बोले, देख लो, अब तो अंश भी जा सकता है, इसीलिए तुम सभी जा रहे हो और मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए। अच्छा डैड, आप मुझे तो बोल सकते हैं, लेकिन अपनी उस लाडली बेटी को कैसे मनाएंगे? माला ने कहा। माला की बात पर राघव जी बोले, अरे तुम चिंता मत करो मीत। राघव जी ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र मिता पे जाती है, जो छुपते हुए घर के अंदर आ रही थी। उसे देखते ही राघव जी अपने सोफे से उठ के धीरे धीरे मिता के पीछे जाते हैं। मिता जो घर के पीछे दरवाजे से अंदर आई थी, उसकी नज़र सिर्फ खुद को छिपाने में ही होती है, इसीलिए उसे पता नहीं चलता है कि कब राघव जी उसके पीछे आ गए। मिता को ऐसे देख के ही वो समझ गए कि मिता क्यों ऐसे छुप रही है। राघव जी धीरे से मिता से बोले, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। किसी का सवाल सुन अपने आप ही मिता के मुंह से निकला, पर जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोला और कोई उसके पीछे है, तो वो तुरंत पीछे पलट के देखती है और राघव जी को देख के शॉक्ड होते हुए बोली, डैडी? हाँ, राघव जी मिता की एक्टिंग करते हुए बोले, फिर रुक के आगे बोले, वैसे आज कुछ अलग लग रही हो। ओके लेट मी गेस, क्या अलग है? अरे हाँ, आज तुम लड़के लग रही हो। ये बोल राघव जी हंसने लगते हैं, जिसे सुन मिता बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अच्छा बताओ, जब तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो यूँ छुप के क्यों आ रही हो? राघव जी ने पूछा। वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मिता ने कहा। अजीब? मुझे देखने दो,
क्या अजीब है? कुछ भी तो नहीं है, राघव जी ने कहा। फिर वो आगे बोले, कहीं तुझे इस बात से डर तो नहीं था कि तुझे ऐसे देख सभी सवाल करेंगे और तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती? राघव जी सही से मिता के मन की बातों को जान जाते हैं। ये बात मिता को भी पता होती है, इसीलिए वो बोली, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। अरे कौन उड़ाता मजाक उसका? मैं सिर नहीं फोड़ देता जो मेरी प्यारी सी बेटी का मजाक उड़ाता। वैसे मानना पड़ेगा रियान को, जो कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। राघव जी बोले, डैड अब आप भी निमी की लाइन मत बोलिए। मिता इरिटेट होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जा रूम में, कोई कुछ नहीं कहेगा, राघव जी ने कहा। सभी लोग राघव जी को देख रहे होते हैं, जो खंभे के पास खड़े होके किसी से बात कर रहे थे, जिसे देख के माला बोली, डैड आप वहाँ खड़े होकर किससे बात कर रहे हैं? राघव जी माला को कुछ बहाना देते हैं और चुपके से मिता को वहाँ से अपने रूम तक का रास्ता दे देते हैं। मिता अपने रूम में जाके चैन की सांस लेते हुए बोली, बच गई। वहीं निमी धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है और अपनी पलकी बार बार झपकाती है। निमी खुद को नॉर्मल करके अपने हाथों से फ़ोन को ढूंढने लगती है। तभी अंश जो बाथरूम में शावर ले रहा था वो वापस रूम में आता है और देखता है कि निमी जाग चुकी है। ये देख अंश ने कहा, गुड मॉर्निंग। अंश की बात पर निमी अपने फ़ोन को हाथ में लिए टाइम देखती है, जो रात के 9 बजे का इशारा कर रही थी। उसे देखते ही निमी चौंकते हुए बोली, मैं इतनी देर तक सोती रही और अंश आप मुझे उठाने की जगह गुड मॉर्निंग विश करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। निमी की बात पर अंश अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं उठाया। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें 2 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें किसी बात का होश कहाँ। रात को तुमने मेरे बिना नींद नहीं आती है और दिन में मैं तुम्हें याद नहीं आता। निमी अंश की बात पर नकली हंसी लाते हुए बोली, वो अब काम कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे आप क्या मेरे गुस्से कर रहे हैं? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, आज संडे है और आप मुझे छोड़ के अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता है कि गुस्सा करने के लिए अब वक्त निकल चुका है? इसीलिए अब ये छोड़ो और उठ के फ्रेश हो जाओ, अंश ने निमी से कहा। निमी अपने बेड से उठ के बाथरूम में जाती है और खुद भी शावर लेके बाहर आती है। निमी ने बाहर आके देखा कि अंश ने आज खाना रूम में ही मंगवा लिया था। पिछले कुछ दिनों से वो और अंश नीचे सभी के साथ डिनर कर रहे थे, पर आज अंश ने रूम में ही डिनर मंगवा लिया। निमी इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। वो जाके अंश के बगल में बैठते हुए बोली, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। निमी की बात सुन अंश जो प्लेट से खाना निकाल रहा था, उसका हाथ रुक जाता है और वो निमी को देखते हुए ताना देने के अंदाज में बोला, अब दोपहर से तुमने इतना हेल्दी खाना खाया है, भूख कहाँ से लगेगी? निमी अच्छे से अंश की बातों के पीछे छुपे हुए मतलब को समझ रही थी, इसीलिए वो बोली, अंश आप क्या किसी पुरानी मूवी की सास की तरह ताने दे रहे हैं? मुझे सच में खाने का मन नहीं है। ठीक है फिर तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, अंश ने कहा। लाइए दीजिए, मैं खाना ही खा लेती हूँ, निमी ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। निमी को दूध पीना पसंद नहीं था, इसीलिए अंश भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता था, क्योंकि उसने एक बार ऐसा किया था। तब निमी ने दूध पीने के कुछ पल बाद ही उल्टी कर दी थी। उस दिन निमी ने ज़्यादा खाना भी खा लिया था और ऊपर से दूध, जिसकी स्मेल से भी उसे उल्टी आ जाती थी, वो अंश ने उसे पिला दिया था। तब से ही अंश ने कभी निमी को दूध के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही निमी ने कभी पिया। हाँ, पर वो दूध से बनी सारी चीज़ें पीती थी, जैसे मिल्क शेक, कॉफ़ी, चाय और भी बहुत कुछ।
उन चीज़ों से निमी को कोई दिक्कत नहीं थी, जिसे देख के अंश समझ गया था कि निमी को दूध से कोई एलर्जी नहीं है, बस दूध उन्हें पसंद नहीं, इसीलिए उसे पीने में वो नाटक किया करती है। अभी अंश जब देखता है कि निमी खाना खा रही होती है तो धीरे से उसके होठों के किनारे मुड़ जाते हैं, जिसे देख निमी बोली, अच्छा नहीं किया आपने, कभी कभी बुरा काम भी कर लेना चाहिए। इतनी देर से सो रही थी, अभी भूख नहीं है, लेकिन देर रात को लग जाती और ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना चाहिए, अंश ने कहा। उसके बाद वो खुद भी खाना खाने लगा। अंश को निमी के हर छोटी से छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता है और हर छोटी से छोटी चीज़ उसे इफ़ेक्ट करती है। खाना ख़त्म होने के बाद निमी अंश से बोली, मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, ये ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? अंश ने पूछा। क्योंकि मैं डाइट पे थी, मुझे अपना वेट कम करना है, निमी बोली। निमी की बात सुन के अंश स्ट्रिक्ट टोन में को बोला, कोई ज़रूरत नहीं है डाइट की। निमी अंश की आवाज़ सुन के समझ चुकी थी कि अंश को उसकी डाइट वाली बात पसंद नहीं आई है, इसीलिए निमी अंश को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोली, अरे मैं खुशी से डाइट थोड़ी ना कर रही हूँ, बल्कि मुझे बॉक्सिंग के लिए डाइट करने को कहा है कोच ने। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कल एक बेस्ट डाइटिशियन को हायर कर दूंगा जो तुम्हें सही तरीके से डाइट प्लान बताएगी। खबरदार जो अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो, अंश ने निमी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ संदीप आज फिर से एक अजीब डिमांड कर दी थी, जिससे ऋचा परेशान होते हुए बोली, अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है कि अब ज़्यादा देर तक बाहर रह सकें। ऋचा जो पिछले 15 मिनट से एक ही बात बोले जा रही थी, लेकिन संदीप ने तो जैसे जिद ही पकड़ लिया हो। वो ऋचा की एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं होता है और उससे बोला, तुम मुझे ठीक नहीं और ज़्यादा बीमार कर रही हो, मैं इस तरह से एक ही कमरे में पड़ा नहीं रह सकता हूँ। संदीप जो पिछले कई हफ्ते से हॉस्पिटल के 4 दीवारी के बीच था, इस वजह से वह परेशान हो चुका था। आज उसने खाना खाने के बाद ऋचा को बाहर गार्डन में ले जाने को कहा तो ऋचा ने उसे मना कर दिया, जिस वजह से संदीप ने एक बार फिर से हॉस्पिटल सिर पे उठा लिया। ऋचा तंग हो चुकी थी संदीप के बचकाने डिमांड को सुनते सुनते। इस बार वो गुस्से से बोली, मिस्टर संदीप, आपको समझ नहीं आता है, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी इस कंडीशन में बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। ऋचा की बात पर संदीप कुछ न बोलते हुए बेड पे लेट जाता है, जैसे कि अपनी नाराज़गी दिखा रहा हो। ऋचा उसकी इस बचकानी हरकतों पे हंसती है, लेकिन बिना संदीप को पता लगे। कुछ देर बाद ऋचा अपनी जगह से उठ के संदीप के पास जाते हुए बोली, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, इसीलिए वह दवाई लीजिए। संदीप ऋचा की बात को सुन के भी अनसुना कर देता है, जिसे देखने के बाद ऋचा फिर से बोली, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से नखरे दिखाने का, दवाई के साथ कोई लापरवाही नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आईसीयू में शिफ्ट करवाना पड़े। ऋचा की धमकी से भरी हुई बात सुन के संदीप उसे घूरते हुए देखता है और बिना कुछ बोले ऋचा के हाथ से दवाई लेके खा लेता है। इस समय संदीप किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है, जिसे उसकी फेवरेट चीज़ तो मिली नहीं और साथ ही धमकी अलग से मिल गई। संदीप की हरकत देख के ऋचा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और वो संदीप के सामने हंसने लगती है। उसकी हंसी देख के संदीप कुछ पल के लिए उसे देखते रह जाता है और फिर खुद से बोला, हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है ये, बिल्कुल भी खड़ूस नहीं लगती। ऋचा को जब इस बात का ध्यान आया कि संदीप बहुत देर से उसे देख रहा है, तब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रही थी। ऋचा एकदम से शांत हो जाती है।
संदीप उसे देख के बोला, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा था तुम्हें मेरा मजाक उड़ाते हुए? उसकी बात सुन के ऋचा बोली, अब आप हरकत ही ऐसे करते हैं कि हंसी आ जाए। उसमें मेरी क्या गलती? संदीप बोला, तो तुम्हें किसने कहा कि मेरी हरकतें देख के हंसो? संदीप की बात सुन के ऋचा चिढ़ते हुए बोली, अब आप मेरे सामने ये सब हरकत करेंगे तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? आप ये सब करना छोड़ दीजिए और मैं हंसना छोड़ देती हूँ। बोलिए, करेंगे ऐसा? हेलो, मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो किसी को हंसाने वाली हरकत करता हूँ। मैं संदीप प्रताप हूँ। और रही बात की हरकतें की, तो उसका कारण भी तुम ही हो। जब देखो तब मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरी डॉक्टर हो। संदीप आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही ऋचा बोली, नहीं होती तो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किस्मत आपकी अच्छी है जो आपको मैंने ट्रीट किया है। आपको पता भी है कितने मुझसे अपना इलाज करवाने चाहते हैं, लेकिन मैंने सबको साइड करके आपका इलाज किया। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया है तुझे, इसके लिए पे किया गया है। संदीप बोला, तो उससे क्या होता है? जो मेरे से ट्रीटमेंट करवाते हैं सभी मुझे पे करते हैं। एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन की मैंने आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, लेकिन अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रही हूँ। ऋचा ये बोलते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। अंदर संदीप गुस्से से बोला, एक तो गलती खुद करो, कुछ सुनाए भी खुद, यही सही है। गलती करने वाला जज बन गया। ऋचा भी खुद से बड़बड़ाती हुई अपने केबिन में चली जाती है। अगले दिन सुबह के 5 बजे सूरज की लाली आसमान को अपने रंग में रंग रही होती है। पूरा आसमान सिंदूरी लाल रंग में रंग रहा होता है और अंदर बेडरूम में अंश अपनी बाहों में निमी को लेके सो रहा होता है। तभी उसके फ़ोन का अलार्म बजता है जो सुबह होने का इशारा करती है। अंश की नींद खुलती है और वो जल्दी से अलार्म बंद कर देता है जिससे निमी की नींद ना खुले। अंश जैसे ही निमी को खुद से दूर कर उठने वाला होता है, निमी उसे और भी ज़्यादा टाइट से पकड़ के अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ अंश, मुझे सोना है। ठीक है, तो तुम सो जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो, अंश ने कहा। अंश की बात पर निमी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे ऐसे ही आपके साथ सोना है, प्लीज़। ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, अंश ने कहा। लेकिन निमी कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी, और वो भी नींद में। निमी अंश के ऊपर पूरी तरह से चढ़ के सो जाती है जिससे नींद में अंश उसे साइड करके उठ ना जाए। अंश निमी की यह हरकत देख एक गहरी सांस लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अंश साथ ही टाइम भी देख रहा होता है। उसे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और निमी आज उसे उठने नहीं दे रही थी। साथ ही कल रात निमी आधी रात उसके साथ बैठ के मूवी देखती है, क्योंकि खुद तो रात को ही सो के उठी थी। उसे कौन सा नींद आने वाला था, और अब सुबह अंश को पकड़ के सो रही होती है। करीब 1 घंटे बाद जब अंश देखता है कि निमी गहरी नींद में है, तो वो धीरे से निमी को खुद से अलग करता है और आराम से बेड से नीचे उतर जाता है। अंश ने सभी काम बहुत धीरे किया था, जिस कारण निमी की नींद नहीं खुलती है, और अंश बाथरूम जाकर फ्रेश होता है, फिर जिम के लिए चला जाता है। और यहाँ अंश की बाहों से निकल के निमी जैसे कोई आज़ाद पंछी हो गई हो। जैसे उसने अंश को नहीं पकड़ा था, बल्कि अंश ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। निमी पूरे बेड में घूम घूम के सो रही होती है, बिना किसी परवाह से। नींद इतनी गहरी कि अब उसे पता भी नहीं चलता है कि बगल में अंश है या नहीं। सुबह के 9 बजे निमी की नींद खुलती है और जैसे ही टाइम देखती है, चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड, मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई, आज तो मेरा ऑडिशन था। ये बोल निमी अंश को देखती है जो मिरर के सामने रेडी होके खड़ा था।
उसे देख के निमी बोली, अंश, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे 10 बजे तक कॉलेज पहुंचना है और अभी तक मैं सो रही हूँ। निमी की बात सुनकर अंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, जबकि आज तुम मुझे भी लेट करने के मूड में थी। खैर फिर भी मैंने तुम्हें 2 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम बार बार सो रही थी, तो अब मैं क्या करता? अंश की बात पर निमी गुस्सा करते हुए बोली, पहले तो आप मुझे ज़्यादा देर तक सोने पे उठा के बाथटब में डाल देते थे, आज भी यही करते। मुझे पता है आपने जान के नहीं किया। ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही रोज़ सुबह उठाऊं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंश बोला। अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए निमी गुस्से से बाथरूम में चली जाती है और 10 मिनट से भी कम समय में नहा के वापस रूम में आती है। और आज निमी किसी सुपरफास्ट स्पीड से रेडी हो रही होती है। अब 10 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट रहता है, तो निमी माला को कॉल करके उसे पटाते हुए बोली, दी, आज मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, प्लीज़ अब थोड़ा लेट ऑडिशन शुरू करिएगा। लेकिन निमी, ये सही नहीं है, सारे बच्चे आ गए हैं, तुम कहाँ हो अभी? माला ने कहा। बस मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, बस 10 मिनट, निमी बोली। ठीक है, माला ने कहा। निमी जल्दी से रेडी होकर अंश से बोली, अंश प्लीज़ आप छोड़ दीजिए ना। निमी की बात पर अंश हाँ कर देता है और निमी को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, जिसे देख निमी गुस्से से बोली, इस ट्रैफिक को भी आज ही लगना था। हे भगवान, इनको हटाएं। रिलैक्स निमी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अंश ने निमी को समझाते हुए कहा। निमी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, बहुत लंबा जाम है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। निमी को अपसेट देख अंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसे हमेशा सिर्फ हंसता हुआ निमी अच्छी लगती है, इसीलिए अंश अपना फ़ोन निकाल के पंकज को कुछ बोलता है, जिसे सुन के निमी पीछे पलट के अंश को देखते हुए बोली, आपके दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडिया भी आते हैं? मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुमने अपना दिमाग फालतू चीज़ों में जो लगा लिया, अंश ने कहा। निमी सारी बातों को इग्नोर करके जल्दी से अंश के गले से लगते हुए बोली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। निमी क्या कर रही हो? पार्टीशन ऑन नहीं है, अंश ने धीरे से निमी को बोला। लेकिन निमी को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो तो वैसे ही अंश से चिपकी हुई थी। आगे की सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में होता है, क्योंकि उसका बॉस सिर्फ इसी लड़की के आगे हार मान जाता है और सिर्फ यही है जो उसकी कही हुई बातों को अनसुना कर सकती है। निमी बिना किसी बात की परवाह किए अंश की गाल पर किस करती है। अंश उसे घूर के देखता है, लेकिन निमी फिर से उसे चिपक जाती है। इस बार अंश हार मान के पार्टीशन ऑन करवाता है, फिर बोला, अब करती रहो जो करना है। अंश की बात सुन के निमी उसके कान के पास जाके बोली, अंश, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप इतना क्यों शर्मा रहे थे? ये बोलते हुए निमी अंश को गुदगुदी करने लगती है। अंश निमी के दोनों हाथ को पकड़ के बोला, कुछ ज़्यादा नहीं बदमाश हो गई हो तुम? अगर मैंने कुछ करना शुरू किया ना तो कॉलेज नहीं पहुंच पाओगी। अंश की बात सुन निमी उसे देखने लगती है, फिर उससे थोड़ी सी दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे अपनी ओर पास करते हुए बोला, अब क्या हुआ? अब मस्ती नहीं करनी? नहीं, हो गया, निमी ने लड़खड़ाते हुए कहा। फिर निमी अंश से दूर वापस ट्रैफिक देखने लगती है, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में माला आती है, तो उसे एक टेबल पर पंकज बैठा हुआ दिखाई देता है। माला उसके पास जाके बोली, जल्दी बोलो, क्या बात करनी थी? अरे आराम से, पहले तुम कुछ ले तो लो,
ये बोलते हुए पंकज एक वेटर को बोलता है कि तभी माला बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑडिशन छोड़ के आई हूँ। पंकज ये सुन बात को घुमाते हुए बोला, वो क्या है ना, उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था तो क्या मैंने जवाब दिया था? आर यू सीरियस? तुमने मुझे कॉलेज से यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है? मुझे क्या पता जवाब दिया था या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मना नहीं किया था। मुझे ना लगता है सुबह सुबह तुम पागल हो गए हो। मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम था और तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से? माला गुस्सा करते हुए बोली। माला को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था कि पंकज ने उसका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाया, लेकिन बेचारा पंकज भी क्या कर सकता था। अंश ने जो उसे ऐसा करने को कहा, अब वो अंश की बात टाल भी नहीं सकता था और उसे पता था कि अंश की बात मानने का अंजाम यही होने वाला था। माला वहाँ बैठे बैठे बेचारे पंकज को सुनाए जा रही थी और वो बेचारा सिर्फ सुन रहा था। और जैसे ही माला उठती फिर से उसे किसी और बात में उलझा देता, तब तक के लिए जब तक अंश उसे आने को नहीं बोल देता। कुछ देर बाद वो मैसेज भी पंकज के फ़ोन में आ जाता है, जिसे देख के उसे शायद ही पहले कभी इतनी खुशी हुई होगी। मैसेज पढ़ने के बाद आराम से पंकज बोला, ठीक है, कॉलेज में काम है ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पंकज के बिहेव में अचानक चेंज को देख माला उसे गौर से देखते हुए बोली, ये अचानक तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया? अभी तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे और मुझे जाने नहीं दे रहे थे, और अब बोल रहे हो कि मैं छोड़ देता हूँ। वो मुझे रियलाइज हो गया कि तुम्हें इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए चलो ना, तुम्हें छोड़ देता हूँ, पंकज ने कहा और अपनी चेयर से उठ जाता है। माला बस अजीब तरह से उसे देख रही होती है। वहीं कॉलेज में निमी पहुंच चुकी थी और वो सीधे ड्रामा क्लब में जाती है, जहां उसे मीता मिलती है। मीता को देख निमी उसके पास जाके बोली, मीता की बच्ची, जब तुझे पता था कि मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे उठा देती, लेकिन नहीं, तू तो मेरे बिना ही कॉलेज आ गई। निमी की बात सुन के मीता उसे घूरते हुए देखती है, फिर बोली, अच्छा जी, अपना फ़ोन देख, मैंने तुझे 5 बार कॉल किया, लेकिन तू पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रही थी और मुझे कॉलेज आना था। तेरा वेट करती तो मैं भी लेट हो जाती। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है कि माला दी को कुछ काम आ गया और वो उसके लिए बाहर गई। किस्मत अच्छी नहीं, ये सब अंश ने किया है, जिससे मैं भी ऑडिशन दे सकूं, निमी ने कहा। फिर वो मीता को सारी बातें बताने लगी, जिससे सुनने के बाद मीता बोली, यार, माला दी को पता चला ना तो बेचारी को सदमा ही लग जाएगा। तो आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।